नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन लोग राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के राजवंश पढ़ रहे हैं और उसी में हम चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं। और चौहान राजवंश के तहत हम एक शाखा पढ़ रहे हैं चौहानों की, और वो यानी हमारी जो शाखा है वो हम पढ़ रहे हैं कौन से? सिरोही के चौहानों को। किसके चौहानों को? सिरोही के चौहानों को। यानी कि सिरोही के चौहान है वो मैंने आप लोगों को प्रारंभिक से आपको मैंने जानकारी दी। जैसे सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? लुम्बा देवड़ा की हमने बात की। सिरोही के चौहान क्या कहलाए मित्रों? देवड़ा कहलाए। उसके बाद में हमने शिवभान नामक शासक की चर्चा की। सबसे पहले अमरावती को राजधानी किसने बनाया? यानी लुम्बा ने हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की किसकी? शिवभान ने शिवनेर के किले की क्या की? स्थापना की। उसके बाद शिवपुरी की। उसके बाद हम आगे निकल गए थे और हमने सहसमल को पढ़ा। सहसमल ने क्या किया? करौली की स्थापना की। 1425 की बात हमने की थी। उसके बाद हमने सहसमल के बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को पढ़ा, लाखा देवड़ा को पढ़ा। साथियों, लाखा देवड़ा तक हमने पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब अपन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सिरोही के यानी इन चौहानों की शाखा को, संक्षिप्त शाखा है, इसको पूरी भी करते हैं। ठीक है, तो अपना जो बिंदु है वो तो सिरोही के चौहान ही रहेगा, क्योंकि पिछली कक्षा से आगे हम ले रहे हैं सिरोही के चौहान। बात हमने पहले ही कर ली है कि सिरोही के जो चौहान है वो कौन से चौहान है? देवड़ा चौहान। ठीक है, अब साथियों हम पीछे की बातें कर चुके हैं। अब अगला जो शासक आता है हमारा, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस शासक का नाम है जगमाल। क्या नाम है? जगमाल। जगमाल की बात की जाएगी साथियों। आप इसे भली भांति अच्छी तरह से जानते भी हो, और अगर आप लोग अगर मेवाड़ का आपने इतिहास पढ़ा है तो उसमें आप लोग इस चीज को जरूर जानते होंगे। अगर अपन बात करेंगे जगमाल के समय की तो वो हो जाएगा, पीछे हम बात कर भी चुके हैं। अब अगर 1483 की बात करें तो 1483 से लेकर के 1523 ईस्वी तक इसका काल रहता है। एक तरीके से लंबा भी है जगमाल का काल। अब देखो, इस जगमाल को पढ़ने के लिए आपको एक चीज का सहारा लेना पड़ेगा, वो है मेवाड़। ठीक है, अगर आप मेवाड़ की जानकारी रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। मेवाड़ का शासक है रायमल। कौन है? रायमल। मैंने क्या बताया है? मेवाड़ की बात की, और मेवाड़ के शासक की बात की कौन से की? रायमल की। और जब अपन रायमल की बात करेंगे तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रायमल है मेवाड़ का शासक है, ये बात हो गई। अपन यही चीज चर्चा करने वाले हैं। कुंभा का ये पुत्र है ना, और फिर इससे आगे भी कहानी शुरू होने वाली है पूरी की पूरी, है ना। पूरी कहानी यहीं से शुरू होगी। रायमल के आगे अपन बात करेंगे इसके तीन प्रमुख पुत्रों की, जयमल, सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया, है ना, उड़ना राजकुमार। तो अब वहीं पर बात करेंगे, इन्हीं के होते हैं रायमल के वो। तो अब मूल बात क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेवाड़ में राजा कौन है? रायमल। इधर क्या होता है? दिल्ली सल्तनत में, है ना, दिल्ली में इधर लोधी वंश का शासन है, और लोधी वंश का है बहलोल लोधी। ये संस्थापक है लोधी वंश का, बहलोल लोधी। और ये क्या करता है मित्रों? आक्रमण करता है किसके ऊपर? मेवाड़ पर। ठीक है, तो अब देखो, ये मेवाड़ का राजा रायमल है, और उधर दिल्ली का राजा बहलोल लोधी है, और सिरोही का राजा कौन है? जगमाल। तो ये जो युद्ध होता है ना मेवाड़ का और दिल्ली का, इस युद्ध में सहयोग कौन करता है? ये जो जगमाल है ये क्या करता है? सहयोग करता है। सहयोग किसका? राणा का, है ना, राणा। और कौन? रायमल का। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इस युद्ध में इसका क्या करता है? सहयोग करता है। अब देखो, इसी सहयोग से सारी कहानी शुरू होगी। इधर ये जो जगमाल है, इधर मैंने बताया रायमल। तो रायमल के एक पुत्री होती है, इस पुत्री का नाम बताया जाता है आनंदाबाई। क्या नाम बताया जाता है? आनंदाबाई। और ये आनंदाबाई नाम ही है, लेकिन इसके आनंद तो था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मित्रों ये जो आनंदाबाई है इसके पति कौन हो गए? ये अभी इस आनंदाबाई का विवाह कर दिया जाता है किसके साथ? जगमाल के साथ। किसके साथ भाई? जगमाल के साथ क्या हो जाता है?
विवाह हो जाता है। अब ये जो जगमाल है ना, ये जगमाल क्या करता है, शराब वगैरह का क्या करता है, सेवन करता है। इस वजह से ये ना, नाम तो आनंदाबाई है लेकिन इस बेचारी के कभी कोई आनंद था ही नहीं। मेरी बात समझ गया वाला। आजकल क्रेज चलन ला रही है, शराब की चर्चा काफी हो रही है इन दिनों, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आनंदाबाई को ब्याह किंग सागे उड़ो है, जगमाल के सागे, और जगमाल के दारू दुरू पी गए सामने, और इनके कर तो भाई कूट, तो मतलब घरेलू हिंसा इनके साथ होती, ठीक है ना। पति शराब के नशे में इसको क्या करता, पीटता। तो ये काफी क्या थी, मतलब दुखी थी। तो आप पता है ना, महिला अगर दुखी होगी तो उसका अगर जब ससुराल वाले या उसके जो अपने स्वामी है ना, प्राणनाथ है, वो भी अगर इसका कहना नहीं मानेंगे तो वो अपने पीर की ओर रुख करेगी। तो वो अपने पीहर है ना, पीर इधर मेवाड़ का सुरीला इतिहास आप जानते हो, तो वहां पर इन्फॉर्म करती है, कहती है। तो ध्यान देना, ये जो राइमल है, इसी राइमल का पुत्र है, और इस पुत्र का नाम क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया। ध्यान देना, पृथ्वीराज सिसोदिया। इसी प्रकार मैं कहानियों को जोड़कर आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि बस आपको बीच बीच में कोई कहानी बता दूं, बस मैं हर चीज को जोड़ के बताऊंगा ताकि आप किसी भी प्रतिस्पर्धा की तैयारी करो वहां काम आए, कोई चीज बीच में आपने नहीं छोड़ी है। तो राइमल पुत्र किसका है, राइमल का पुत्र नाम क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया, और इसे कहा जाता था मित्रों उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार के नाम से ये मशहूर था, है ना। कहते हैं इसकी गति तीव्र थी, ठीक है। तो उड़ना राजकुमार, और ये राजकुमार क्या करता है, ये अपने बहनोई को, मतलब बहनोई को समझाने के लिए कहां पर आता है, सिरोई। कहां पर आता है, सिरोई, समझाने के लिए क्या बने जी इया कौन करी रहे थे, सियाणा सोता हो थे, इया थोड़ी है भाई ने रोज की कूट दो, आ कोई थारी बात थोड़ी है, अब थाने के करना है, ओ काम थारो चले को नहीं थे, घना लच कर चो थार जगह में की और की करस का, क्योंकि मेवाड़ वाले पार वाले थे, इस वजह से ये सिरोई आया हुआ था मित्रों। यह जो जगमाल है ना, जगमाल, इस जगमाल ने पृथ्वीराज सिसोदिया को धोखे से क्या दे दिया, विष, है ना, लड्डू बनाकर दे दिए, विष के लड्डू। और इस विष के लड्डू खाने से पृथ्वीराज की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह घटना 1509 ईस्वी की है। मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम एक बार और पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अगर आपके पूरी कहानी समझ में आई तो। बात सिर्फ दो ही है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि चीजों को जोड़ रहे हैं। जगमाल की बात की है, जगमाल सिरोही का राजा है। इधर मैंने आपको बताया मेवाड़ का राजा कौन है ना, अभी हमने बात की राइमल। और उधर दिल्ली का शासक कौन है, बहलोल लोधी, उसके द्वारा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो ये जो जगमाल है ये सहयोग करता है किसका, राइमल का। इधर राइमल की पुत्री है जिसका नाम है आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह जगमाल के साथ हो जाता है। बात समझ में आ गई, मेवाड़ी रानी है इसकी, ये इसका नाम है आनंदाबाई। और ये इस आनंदाबाई को क्या करता है, तंग करता है। तो राइमल का पुत्र है जिसका नाम क्या, पृथ्वीराज सिसोदिया, और ये समझाने के लिए आता है। लेकिन ये जगमाल है ना, यहाँ इसकी धोखे से विष के लड्डू खिला करके क्या कर देता है, हत्या कर देता है। 1509 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है, मृत्यु। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जो उधर तारागढ़, है ना, दुर्ग का निर्माण, मतलब पुनरुद्धार करते, इसलिए अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ रख देते हैं। पहले अजय मेरू दुर्गगढ़ बिटली दुर्ग आप जानते होंगे, ध्यान रखना। अभी अपन बात करेंगे इसकी, है ना। ये महाराणा सांगा के क्या थे, भाई थे। तो इसके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी हम जगमाल को पढ़ रहे थे, तो जगमाल की सारी बातें पूरी हुई। और इसके पुत्र की बात आती है, तो पुत्र था अखेराज। पुत्र का नाम क्या था, अखेराज। ध्यान से आपने सुन लिया, अखेराज। तो इस अखेराज के बारे में क्या बात है, मैं आपको यही बता देता हूँ। अखेराज, और अखेराज के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है, ये भाई परमवीर शासक था, ये भी, है ना, परमवीर शासक था, प्रजा हितैषी शासक था। अब एक चीज ध्यान देना, इसके फर्स्ट जरूर लगा देना, अखेराज फर्स्ट। और एक ये भी ध्यान देना, ये अखेराज, है ना, कौन सा, देवड़ा है। अखेराज कौन सा, देवड़ा। सिरोही के क्या सारे, देवड़ा। सिरोही के कौन से चौहान है, देवड़ा चौहान है। और एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, अगर, है ना, अखेराज सोनगरा की बात आएगी, है ना, उधर अपन बात करेंगे, है ना, जयवंताबाई की बात करेंगे, तो वो एक अलग बात है, वो अलग अखेराज चौहान है, सोनगरा है, ठीक है। और ये देवड़ा है, ठीक है। तो अखेराज फर्स्ट,
परमवीर शासक है ये, और इसका है ना उपनाम है ना उपाधियां मिलती है, उपनाम इसके और तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो उपनाम ध्यान रख लेना। इसका भी, इसे भी कहते हैं उड्डाना, उड्डाना अखेराज, उड्डाना अखेराज इसे कहा जाता था, या कई जगह ऐसा भी नाम मिलता है थोड़ा सा बदलाव के साथ कि उड्डाना अखे, बस आगे राज नहीं मिलता। तो ये इनके लिए क्या है, थोड़ी सी उपाधि है। तो ये मैंने आप लोगों को कौन से शासक का नाम बताया, अखेराज का। इसके बाद कौन शासक बनते हैं, आगे की कहानी हम आगे अभी शुरू करते हैं। ये बात की हमने किसकी, जगमाल की, जो कि मेवाड़ की सारी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है कि इन्होंने मेवाड़ की सेवा की और है ना सहयोग किया। उधर रायमल ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, ये पुत्री को तंग करता था तो भाई गया है ना समझाने के लिए, लेकिन बहनोई ने उसे विष दे दिया और इनकी क्या हो गई, मृत्यु। घोर कलयुग है और कलयुग में ऐसा हो सकता है। ठीक है, करते हैं अपन बात आगे। अब देखो इसके बाद अपन बात करेंगे यानी पृथ्वीराज अपन अखेराज तक पहुंच गए हैं। अखेराज की बात करेंगे तो एक शासक होता है राय सिंह, उसी का वंशज है राय सिंह। कोई विशेष कोई लंबी चौड़ी बात इसके बारे में आपको नहीं मिलेगी। राय सिंह के बाद है ना, राय सिंह का पुत्र होता है, राय सिंह का पुत्र, इसका नाम है महाराव सुरतान। ध्यान देना भाई, ये भी महत्वपूर्ण, एक और आगे है महाराव सुरतान। तो राय सिंह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, पुत्र का नाम क्या है, महाराव सुरतान। तो अब महत्वपूर्ण कौन से है, ये महाराव सुरतान है। ले लेते हैं इधर महाराव को और अपन महाराव के बारे में कर देते हैं व्याख्या। तो महाराव कौन है, सुरतान। अब देखो इस महाराव सुरतान के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। महाराव सुरतान की बात करेंगे तब भी हम करने वाले किससे संबंधित बात है, मेवाड़ से संबंधित बात। क्यों, एक बात तो पहले इस महाराव सुरतान की बता देता हूं। कहते हैं कि इसने 52 लड़ाइयां लड़ी, 52 लड़ाइयां लड़ी, 52 लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, कितनी लड़ाइयां लड़ी, 52 लड़ाइयां लड़ी, ऐसा माना जाता है। और अब महाराव सुल्तान के बारे में मैं मतलब मूल बात आपको बताता हूं कि इधर इसकी कहानी भी हमें इधर ले जानी पड़ेगी, कहां पर, मेवाड़ में। कहां पर ले जानी पड़ेगी भाई, मेवाड़ में। और अब यहाँ मेवाड़ को अगर मैं है ना उदयपुर लिखूं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उदयपुर की भी स्थापना हो गई थी। तो अगर अपन बात मेवाड़ या उदयपुर की करें मित्रों, तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर शासक का नाम है उदय सिंह। शासक का नाम क्या है, उदय सिंह। और उदय सिंह की हो जाती है साथियों, आपको मैंने बताया हुआ है ना, 28 फरवरी 1572 ईस्वी, 1572 ईस्वी को उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद ध्यान देना, उदय सिंह की जो पत्नी है, जिसका है ना इनके ऊपर प्रभाव था, उस पत्नी के प्रभाव के कारण ये उदय सिंह अपने योग्य पुत्र प्रताप को राजा न बना करके ये राजा किसको घोषित कर देते हैं, जगमाल को। पहले ही घोषित कर देते हैं किसको, जगमाल को। अभी मित्रों मैंने जो जगमाल बताया था इधर, वो तो जगमाल देवड़ा था, और अब ये जो जगमाल क्या है, मेवाड़ का है। बात आप समझते जाओ। हाँ, ये कहानियां ही तो है, इनको आप जोड़ लोगे तो मामला सारा ये जोड़ तोड़ का ही खेल है पूरा, और समझते जाओ। मैंने कहा मेवाड़ में उदयपुर है ना, मेवाड़ उदयपुर एक ही बात है। उदय सिंह यहाँ शासक थे, लेकिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मृत्यु हो गई। साथियों खूब सारी बातें इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, पूरी एक कक्षा बनती है ना। गोगुंदा में इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। और अब उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद राजा किसको बना दिया, जगमाल को। लेकिन जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के जो सरदार थे यानी अन्य जो लोग थे, सामंत थे, यानी मेवाड़ के सरदारों के द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा इस जगमाल को राजा स्वीकार नहीं किया जाता। तो इनके द्वारा राजा किसको बना दिया जाता है, प्रताप को। किसको राजा बना दिया जाता है, प्रताप को। इस है ना, इस मतलब इस बात को आप समझ ले। मैं इनको इधर लिखता हूं, यानी कि यहाँ पर जगमाल है ना, जगमाल को क्या है, गद्दी से हटाया जाता है। और ये जो मेवाड़ के जो सरदार हैं, इनके द्वारा यानी कि महाराणा प्रताप को क्या बना दिया जाता है, राजा। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं, महाराणा प्रताप।
अब इस बात को आप समझ ले, इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, महलों की क्रांति या राजमहलों की क्रांति। अगर ध्यान देना, राजमहलों की क्रांति कर रहा हूं, राजमहलों का युद्ध नहीं कर रहा हूं। अगर राजमहलों के युद्ध की बात की जाएगी तो हम टोंक में चले जाएंगे और वंश भी चेंज हो जाएगा। आमेर के कछुआ में, है ना, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जो लड़ाई होती है वो अलग घटना है मित्रों। और महलों की क्रांति या राजमहलों की क्रांति इसे ही कहते हैं कि मेवाड़ के सरदारों द्वारा जगमाल को गद्दी से क्या कर दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है, गद्दी से हटाया, ठीक है। और किसको बिठाया, महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया, ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, महलों की क्रांति या राजमहलों की क्रांति। और ये क्रांति कब होती है, 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है। कहां पर, गोगुंदा में, है ना मित्रों। कल, है ना, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर अपन कल बात करेंगे इसकी, यानी कि जन्म तिथि की भी 9 मई आने वाली है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है। तो वो घटना भी मैं आपको बताने वाला हूं। एडवांस में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, ठीक है। और अब मैं एक चीज आप लोगों को ये बता देता हूं साथियों कि ये घटना होने के बाद ये जो जगमाल है गद्दी से हटा दिया गया और ये कहां पर चला गया, अकबर के पास। कहां पर चला गया, अकबर के पास। कहां, किसके पास चला गया भाई, अकबर के पास चला गया। कौन है, जगमाल, ठीक है। अब ये अकबर के पास जाने के बाद अकबर ने इसे क्या किया, जगमाल को, अकबर ने जगमाल को दे दी आधा सिरोई की जागीर। एक जहाजपुरा नामक कस्बा भी दिया, आधा सिरोई दे दिया। किसने, अकबर ने। किसको, यानी जगमाल को, ठीक है। और इधर सिरोई का राजा कौन था, सुल्तान। सिरोई का राजा कौन था भाई, सुल्तान। अब आप बताओ, इसकी आधी सिरोई गई बैठे बैठे एक तो, और दूसरा ये जो जगमाल आ गया आधी सिरोई पर कब्जा कर लिया। करने के बाद ये क्या है, आधी से काम नहीं, पूर्ण सिरोई चाहता था ये, है ना, कि मैं तो पूरी सिरोई लेना चाहता हूँ, पूर्ण सिरोई, ठीक है। अब हमें पता है ना, पूर्ण लेगा जरूर ये। और कहते हैं कि ये पूर्ण सिरोई के लेने के चक्कर में, है ना, एक युद्ध होता है, एक स्थान है यहाँ दत्तानी, दत्तानी, ठीक है। इसे कहते हैं दत्तानी युद्ध, दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध। और इस दत्तानी का युद्ध ये होता किस किस के बीच में है, इधर तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन, जगमाल है। ये देखो दत्तानी का युद्ध किस किस के बीच में होता है, जगमाल और वर्चेज। इधर अपना ये है ही कौन, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ सुल्तान, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है पूरा परिचय। सुल्तान वर्चेज जगमाल के बीच दत्तानी नामक स्थान पर क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में सुल्तान के द्वारा जगमाल का क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है, मतलब इसको पूर्ण सिरोही दे दी जाती है। तो ये बात आप लोग पूरी तरह से ध्यान दें। मैंने एक पूरी श्रृंखला को जोड़ने की कोशिश की है, रटना कभी भी नहीं है। दोबारा देख लो पूरी घटना को, मतलब अपन राय सिंह के पुत्र की बात की, महाराज सुल्तान को यहाँ हमने राजा बना दिया। 52 इसने लड़ाइयां लड़ी। इधर मेवाड़ में, है ना, इधर क्या घटना हुई, इधर उदय सिंह 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु, जगमाल को गद्दी पर बिठा दिया गया अपनी पत्नी के प्रभाव की वजह से। जगमाल को अन्य मेवाड़ सरदारों ने क्या कर दिया, हटा दिया, बिठाया किसको, महाराणा प्रताप को, ठीक है। ये 28 फरवरी 1572 की ही घटना है ना। ये जगमाल इतना निकम्मा था कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, ठीक है। और इधर मैंने बता दिया जगमाल को गद्दी से हटाते जगमाल कहां पर भाग गया, अकबर के पास। अकबर ने इसे आधा सिरोही दे दिया, जहाजपुरा का क्षेत्र भी दिया, ठीक है। तो ये ना इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, पूर्ण सिरोही चाहता था। तो फिर ये आक्रमण करता है किसके ऊपर, यानी कि सिरोही वाले क्षेत्र पर। किसके ऊपर भाई, ये राव सुल्तान पर, ठीक है। तो ये दत्तानी का युद्ध होता है और इस युद्ध में जीत किसकी होती है, सुल्तान की। और जगमाल का क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण घटना मैंने आप लोगों को बताई है। आप निरंतर इसी प्रकार इसको जोड़ते जाए। अब इसके बाद की मैं अगर बात करूं, राव सुल्तान के बाद जिस शासक की बारी आती है, यानी इसी के वंशज आते हैं, उनका नाम है राज सिंह। क्या नाम है भाई, राज सिंह। याद रखना आप लोगों को, क्या नाम बताया मैंने, राज सिंह। राज सिंह के बाद अगर अपन बात करेंगे, एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है अखेराज। और ये अखेराज कौन सा है, सेकंड है। ये अखेराज कौन सा है, सेकंड है। और इस अखेराज के समय मित्रों एक चीज याद कर लेना, इसके समय यहाँ पर मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम की सेना का आक्रमण होता है भाई।
सेना का आक्रमण। और वो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ यानी यहाँ के कुछ क्षेत्रों को मतलब कुछ धन संपत्ति वगैरह लूट कर यहाँ से चले जाते हैं। तो राज सिंह, ध्यान रख लेना, ये राज सिंह अखेराज सेकंड के समय मेवाड़ के जगत सिंह फर्स्ट की सेना के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण। तो ये मैंने राज सिंह के ऊपर नहीं किया है, राज सिंह के पुत्र है जिनका नाम क्या है, राज सिंह के पुत्र है जिनका नाम है अखेराज सेकंड। एक अखेराज हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब अपन पहुंच गए किसमें, यानी कि अपना अगला शासक हो गया अखेराज सेकंड। ठीक है, अखेराज सेकंड के बारे में हमने कर ली है, इतनी बातें यहाँ है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं अखेराज सेकंड के बारे में, दो बातें और बता देता हूं। ये आप शायद इस वंश को पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा भी लगे। हो सकता है आप लोगों के है ना दिमाग से थोड़ी चीजें बाहर भी जाए, लेकिन दूसरी बार देख लेना पूरी तरह से मामला सेट हो जाएगा। जोड़ रहा हूं हर एक घटना को। अभी मैंने अब बात की एक शासक की जिसका नाम क्या है, अखेराज। और अखेराज में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि अखेराज में इस बात का ध्यान रखना है, ये सेकंड है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि अखेराज का पुत्र होता है भाई, है ना। इस घटना को यहाँ इसी प्रकार जोड़ दें, पुत्र, और इस पुत्र का नाम होता है उदयभान। क्या नाम होता है, उदयभान। और ये जो उदयभान है ना, ये भी दो होते हैं यहाँ। कितने उदयभान होते हैं, दो उदयभान। अखेराज का पुत्र है उदयभान, और ये उदयभान है फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट। इस उदयभान द्वारा क्या किया जाता है, अपने पिता का नाम क्या है, अखेराज। चीज को इसी प्रकार समझे आप लोग। अखेराज को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, यानी कैद में डाल दिया जाता है। किसमें, कैद में डाल दिया जाता है। अब देखो, अब होता क्या है कि ये अखेराज सेकंड है, इसके पुत्र उदयभान द्वारा इसे कैद में डाल दिया गया। तो इधर से क्या होगा, कुछ तो होगा। इधर मेवाड़ के महाराणा बन गए अब राज सिंह। कौन बन गए, राज सिंह। बात करेंगे विजय कट कातू की। किसकी बात करेंगे, विजय कट कातू इनकी, है ना, क्या है, उपाधि है ना, बहुत जबरदस्त है। ये एकमात्र ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने औरंगजेब की जजिया कर का क्या किया था, विरोध किया था। तो मेवाड़ में कौन है, राज सिंह। और इन राज सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, यानी इसके ऊपर उदयभान पर आक्रमण। और उदयभान यहाँ से क्या मतलब उदयभान को भगा दिया जाता है, या भाग गया ये उदयभान यहाँ से। ठीक है, और वापिस है ना पुनः राजा किसको बना दिया गया, पुनः अखेराज को पुनः शासक बनाया, राजा बनाया। ठीक है, और बाद में क्या होता है, इस अखेराज के द्वारा उदयभान व उसके पुत्र की क्या करवा दी जाती है, हत्या। अब आप सोच रहे होंगे कहानी मिक्स होगी, मिक्स कुछ भी नहीं, दोबारा सुन लो। बात क्या थी, बात थी अखेराज सेकंड, उसके पुत्र जिसका नाम क्या था, उदयभान फर्स्ट। उस उदयभान ने अपने पिता को, किसको, अखेराज सेकंड को कैद में डाल दिया। ठीक है, इधर से क्या हुआ, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने क्या किया, अपनी सेना भेजी किसके ऊपर, उदयभान पर। तो उदयभान यहाँ से भाग गया। तो वापिस राजा कौन बन गया, अखेराज सेकंड। पुनः क्या बना, राजा बना। पुनः क्या बना भाई, राजा बना। और जब वापिस अखेराज राजा बना तो इसको पता चल गया ये कमीना आदमी है, तो इसको क्या कर दे, टपका दे। तो इसने इसको क्या कर दिया, टपका दिया, किसी को सुपारी दी, गोली से क्या कर दिया गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये उदयभान और इसका एक पुत्र भी था, उसका नाम उल्लेख तो है नहीं, तो उन दोनों को मरवा दिया। तो ये भी बात आप ध्यान रख लेना। तो अब मेवाड़ की यहाँ पर भूमिका भी रही है। अब अपन बात करते हैं अखेराज सेकंड के आगे कौन सी कहानी शुरू होती है मित्रों। अब उसके बाद आगे कहानी एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है, मान सिंह। जब मान सिंह की बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, वो यही है कि साथियों मान सिंह एक वास्तव में पराक्रमी शासक था, पराक्रमी शासक, है ना, वीर भी था, योद्धा भी था, और ये एक ना कुशल प्रशासक भी था। तो मान सिंह पराक्रमी शासक था। और इसके समय एक महत्वपूर्ण बात हुई, वो आपको मैं बताना नहीं भूलूंगा कि मान सिंह के समय साथियों पहले यहाँ तलवारें बनाई जाती थी, वो कच्चे लोहे की बनाई जाती थी, है ना, कच्चे लोहे की
तलवारें बनाने पर रोक, बनाने पर क्या की गई भाई, रोक लगा दी गई। यानी कि मान सिंह के द्वारा, यानी सिरोही के शासक पढ़ रहे हैं, कच्चे लोहे की तलवारें बनाने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो क्या किया जाएगा, कच्चे की जगह, है ना, अब कच्चे की जगह किस लोहे की तलवार बनाने की इजाजत दे देगी, पक्के लोहे की। किसकी, पक्के लोहे के तलवार बनाने की क्या दी गई, इजाजत दी गई। ठीक है, तो अब मित्रों यहाँ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि तलवारें बनाने की इजाजत, यानी शुरुआत कह सकते हैं अपन लोग, शुरुआत। अब देखो हुआ यूं कि पहले कच्चे लोहे की तलवारें बनाई जाती थी, अब बाद में क्या बनाई जाने लगी, पक्की, है ना, पक्के लोहे की। तो इस वजह से यहाँ की जो तलवारें मित्रों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। और प्रसिद्ध कितनी हो गई कि यहाँ की जो तलवारें है ना, तलवारें पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। भारत में क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। और आपको मैं तलवार का नाम भी बता देता हूं कि यहाँ की जो तलवारें थी, मानसाई तलवार थी भाई। कौन सी तलवार थी, मानसाई नाम से जानी जाती थी। मानसाई तलवारें, है ना, तलवार के नाम से जानी जाती थी। तो ये बिंदु भी आपको पूरी तरह से याद मतलब हो गया होगा। अब देखो क्या है, एक बार पुनः बता देता हूँ, इस पूरी घटना को एक बार पुनः बताऊंगा। अखेराज सेकंड, ठीक है, इसका पुत्र उदयवान फर्स्ट, ये उदयवान फर्स्ट अखेराज को क्या बना लेता है, बंदी। इधर से आता है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह विजय कटकातु, और ये आकर के इसका कटकातु मतलब इसको भगा देता है, ये भाग जाता है। फिर ये अखेराज वापिस राजा बन जाता है, और ये राजा बन करके क्या करता है भाई, ये राजा बन करके, है ना, इसका काम तमाम कर देता है इस पुत्र का। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अब अखेराज के बाद राजा कौन बनता है, मान सिंह। मान सिंह एक पराक्रमी क्या है, शासक है। और ये, है ना, इसने क्या काम किया, कच्चे लोहे की तलवारें बनाना क्या कर दिया, उस पर रोक लगवा दी। तो वहां पर पक्के लोहे की तलवारें बनाने की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ की तलवारें हैं वो भारत भर में क्या हो गई, प्रसिद्ध होगी। भारत में क्या हो गई भाई, प्रसिद्ध, है ना, पूरे भारत में लिख सकते हो आप लोग, संपूर्ण भारत में लिख सकते हो। तो यहाँ की तलवारें, तो सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है। आज की भाषा में, है ना, अपन अलग अलग चीजों के लिए जीआई टैग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वही मान लो। तो यहाँ की जो तलवार थी उसका नाम क्या था, मानसाई तलवार। और ये मान सिंह थे, इन्हीं के नाम पर क्या थी, मानसाई तलवार। अब हम अक्सर क्या करते हैं, इन वर्षों को पढ़ते नहीं है, मानसाई तलवार पूछ जाती है कहाँ की है, तो हम भाग करके जाते हैं कि मान सिंह वो था, आमेर वाला, उधर चलते हैं। अब कुछ लोग और बुद्धि लगाते हैं थोड़ी सी, है ना, कुछ मेरे बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, मेरे बुद्धिमान विद्यार्थी थोड़ी सी और हिम्मत करते हैं, तो कहते हैं नहीं, मान सिंह वो था, कौन सा, आयुष देवनाथ, है ना, जिनके, है ना, गुरु थे, और वो सन्यासी राजा था, और कौन सा मारवाड़ वाला हो गया। तो हम वहां तक जाते हैं, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अब भी हम पहुंचे नहीं है कहां पर, यानी इन शासकों को हम पढ़ते नहीं है, इन चीजों को पढ़ते नहीं है, तो बताएंगे कहां से। तो ध्यान देना, यहाँ मानसाई तलवार है वो यहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये बातें अपने यहाँ पर की है। अखेराज सेकंड के बाद में हमने किसको पढ़ लिया है, मान सिंह को। अब देखो मित्रों, अब अपन इस चीज को पूरी, है ना, अंजाम तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि एक वंश हमारा पूर्ण होने वाला है। आप लोग निरंतर क्या कर रहे होंगे, इन्हीं इसको चीज को पढ़ तो रहे होंगे साथियों, क्योंकि इन चीजों को दोहराते रहने से याद हो जाएगी। देखो अब मैं आप लोगों को इससे आगे ले चलता हूं। अब मैंने आपको लास्ट में मानसी का बताया, मानसी की वंशज की बात करेंगे तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बैरीसाल सिंह। क्या नाम है, बैरीसाल सिंह। और जब इनकी बात की जाएगी तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो उसके बाद अगर इसी के अगले शासक की बात करें तो यहाँ एक शासक बनता है जिसका नाम है उदयभान सिंह, है ना, उदयभान। और ये उदयभान की अगर अपन बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया, सेकंड। मित्रों अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, उदयभान सेकंड के वंशज की बात करेंगे तो इस व्यक्ति का नाम है शिव सिंह। क्या नाम है, शिव सिंह। अब शिव सिंह याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया इनका। इन शासकों में या तो हमने लुम्बा को पढ़ा, हालांकि बीच बीच हमने कई शासकों को जरूर पढ़ा है।
तो लेकिन अगर अपन शिव सिंह की बात करें तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिव सिंह ने क्या किया भाई, अंग्रेजों के साथ क्या की, 1818 की जो संधियां शुरू हुई थी तो वो संधियां इन्होंने की थी। कब की थी अभी मैं आपको बताता हूं, है ना। ये लास्ट में मतलब लास्ट में संधि करने वाली थी, तो अंग्रेजों के साथ संधि, अंग्रेजों के साथ संधि किसके द्वारा की जाती है, शिव सिंह के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है मैं ये आप लोगों को पूरा बता देता हूं। अगर सबसे पहले ये संधि होती है 11 सितंबर 1823 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि 1818 से पूर्व बहुत सारी रियासतें कर लेती हैं और अंतिम रियासत यही होती है। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को संधि की जाती है। और मारवाड़ के जो पीए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, मारवाड़ के पीए, और पीए का मतलब हो गया पॉलिटिकल एजेंट। कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स कौन थे, टॉड थे। तो इसको भी अपन लोग क्या करें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे ले। अब मैं इससे थोड़ी सी आगे की बात बता देता हूँ। यानी 11 सितंबर के बाद ये जो अगली संधि, इस संधि पर पूरी तरह से हस्ताक्षर कब किया जाता है, तो ये हस्ताक्षर किया जाता है 30 दिसंबर 1823 ईस्वी को। क्या किया जाता है, इस संधि के ऊपर गवर्नर जनरल के क्या होते हैं, हस्ताक्षर। गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर। तो एक चीज तो मेरी आप लोग ये सुन ही चुके होंगे कि मैंने एक बात तो आपको ये बताई है कि 1823 के अंदर क्या हुआ है, गवर्नर जनरल द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन संधि 11 सितंबर 1823 को ही हो गई है। तो ये संधि के लिए ये तारीख आती है वो सबसे अच्छी होती है। कहने का मतलब यही परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया 1823 कब, 11 सितंबर। लेकिन इस संधि पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा जो किया जाता है वो कब किया जाता है, 30 दिसंबर 1823 को। अब मैं थोड़ी सी और कहानी इसकी बची हुई है, अंतिम रूप में हम इसका क्या कर देते हैं, विलय कर देते हैं। किसके साथ, राजस्थान के साथ। तो वो भी बहुत जरूरी है। तो ये वाली बात मैंने बताई। हाँ, एक और बता देता हूं कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली ये क्या थी, राजस्थान की अंतिम रियासत थी। कौन सी रियासत थी, अंतिम रियासत, ठीक है। ये अंतिम रियासत थी, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आप लोगों को अंतिम स्वरूप में बताता हूं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ मित्रों, है ना। तो बात कर लेते हैं। तो इस सिरोही जो रियासत है इसका राजस्थान में एकीकरण कब हुआ, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लिख लेना है। एकीकरण, है ना, एकीकरण की बात आती है तो सबसे पहले की बात करेंगे अपन 26 जनवरी 1950 को सिरोही का क्या हो जाता है, राजस्थान संघ में विलय। तो सिरोही, और मैं एक चीज और लिख देता हूं ब्रैकेट में, है ना, आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही का विलय, ठीक है। ये हो गया। क्या छोड़ दिया गया अभी, आबू व देलवाड़ा राजस्थान की एकमात्र जो रियासत होती है जिसका 2 चरणों में विलय होता है। ये चरण कौन सा है, छठा चरण है। कौन सा चरण है, छठा चरण है भाई, ध्यान रखना। एकीकरण का छठा चरण है, बात करेंगे अपन इसके बारे में विस्तार से 26 जनवरी 1950। और अब अपन ये छठे चरण के बाद अगली, है ना, एक और चरण होता है जो कौन सा, 7वां चरण। ये कौन सा है, छठा चरण, ये 7वां अंतिम चरण होता है एकीकरण का। इसमें क्या होता है, ये होता है 1 नवंबर 1956, है ना। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आता है। यह आधिकारिक रूप से राजस्थान को नाम मिलता है और यहाँ, है ना, ये पूरी तरह से अपने वर्तमान स्वरूप यानी अस्तित्व में आ जाता है। वो सुनेल टप्पा वाला क्षेत्र, भानपुरा वाला, अपन सारी बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण में। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, है ना, संपूर्ण सिरोही, मैं ये कह सकता हूँ, मतलब ये जो आबू व देलवाड़ा है ये भी विलय हो जाता है ना। मैं ये लिख सकता हूँ संपूर्ण सिरोही, ठीक है।
यहाँ संपूर्ण सिरोही लिखने का मेरा तात्पर्य क्या है, ये शब्द मैंने अलग से दिया है, यानी आबू व देलवाड़ा को भी क्या कर दिया गया है, आबू व देलवाड़ा को भी मिला दिया गया है। देलवाड़ा का राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय। अब एक चीज ध्यान रख लेना, इसी के है ना, इसी के साथ अजमेर मेरवाड़ा का भी विलय होता है, बात अपन करेंगे एकीकरण में। तो अब सिरोही का हमने पूर्ण रूप से क्या कर दिया, विलय। संपूर्ण सिरोही है ना, आबू व देलवाड़ा, इन दोनों को अब क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, यहाँ छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हो गया एकीकरण का अंतिम और आखिरी चरण साथियों। तो ये हमने सिरोही के राजवंश को विस्तार से पढ़ा। बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को मैं एक बार जरूर रिवाइज करूंगा। बेनीसाल सिंह, उदयभान सिंह सेकंड, बात हमने की। फिर कौन, शिव सिंह अंग्रेजों के साथ इन्होंने क्या की, संधि, अंतिम रियासती संधि करने वाली 1818 वाली संधियों में, और 11 सितंबर 1823 को की गई, है ना। मारवाड़ का पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड था। यह संधि लेट होने के पीछे भी यह कारण था कि आरंभ में ना मारवाड़ के महाराजाओं ने कह दिया था कि ये जो सिरोही तो हमारे पहले से अधीन है, और जब हमने संधि कर ली है तो इससे अलग से संधि करवाने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में कर्नल टॉड की देख रेख में यहाँ जांच की गई, उस जांच में पाया गया कि ये थोड़ी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। तो 30 दिसंबर 1800, ये 11 सितंबर 1823 इसलिए लेट हो गया क्योंकि संधि सारी 1818 की थी, कुछ लोगों ने 17 में भी कर ली। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1823 ईस्वी गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हो गए। एकीकरण की बात की, ये छठा चरण था। 26 जनवरी 1950 को सिरोही के 2 क्षेत्र छोड़कर क्या हो गया, विलय हो गया। और इस दूसरे चरण में क्या हुआ, इन दोनों क्षेत्रों को भी मिला दिया गया। तो अंतिम रूप से पूर्ण रूप से एकीकरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया और सिरोही का क्या हो गया, विलय। मित्रों, यह था अपना सिरोही का राजवंश देवड़ा चौहान, और बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ा है। अब मिलेंगे आप, है ना, अगले दिन किसी और एक अच्छी कक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।